नमस्कार। दूरदर्शन समाचार के इस विशेष कार्यक्रम आमने सामने में आप सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं श्रेयस द्विवेदी। साथियों, आज का हमारा विषय है हिंदी हैं हम। 4 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। वहीं विषय हिंदी हैं हम पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला जी। नमस्कार। जो कि पेशे से पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, देश के कुछ बड़े अखबारों में कई संस्करणों के संपादक रहे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। सर, चर्चा की शुरुआत, हिंदी एक भाषा नहीं बल्कि एक भावना है। हिंदी के महत्व को आप कैसे देखते हैं? हिंदी एक पूरे देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, सबसे ज्यादा समझी जाने वाली भाषा है। इसे ये तय किया था हमारे जो संविधान निर्माताओं ने कि हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा दिया जाए। राष्ट्रीय भाषाएं तो सभी हैं, जितनी प्रादेशिक भाषाएं उनको भी राष्ट्रीय भाषा का या राष्ट्रभाषा का दर्जा है, लेकिन जो राजभाषा यानी ऑफिशियल जो सरकारी कामकाज में जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। चूंकि तब तक अंग्रेजी होगी रहेगी, लेकिन हिंदी उसका एक विकल्प के तौर स्थान ले लेगी देर सवेर। तब तक अंग्रेजी रहेगी जब तक कि हिंदी पूर्णतया स्थापित नहीं हो जाती। इसलिए यह तय किया गया था कुछ वर्षों बाद हम हिंदी को पूर्णतया सरकारी कामकाज की भाषा बना देंगे। लेकिन बहुत वर्षों तक बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार के कुछ दफ्तरों में नहीं ऐसा हो पाया, क्योंकि दक्षिण भारत के अधिकारी भी होते थे, कई और जगहों के अधिकारी होते थे जो उतनी अच्छी हिंदी नहीं कामकाज कर पाते थे। इसलिए राजभाषा अधिकारियों को नियुक्त हुई ताकि कामकाज सहज ढंग से चलने लगे। धीरे धीरे उस पर बढ़ा भी और ये सरकारी तौर पे कामकाज में हिंदी आने भी लगी। ऐसा नहीं है कि अब हिंदी जैसे रेलवे का है या और दूसरे खुद दूरदर्शन या आकाशवाणी, इनमें हिंदी के बुलेटिन बाकायदा सब जगह से प्रसारित होते हैं। इसके अतिरिक्त जो विभाग हैं उनमें भी हिंदी आ गई है। तो हिंदी एक समय लेगी, लेकिन कुछ दिनों बाद या कुछ वर्षों बाद एक ऐसा समय आ जाएगा जब अंग्रेजी यहाँ से हो सकता है पूर्णतया समाप्त भी हो जाए, ऐसा हो सकता है। अभी मैं नहीं कह रहा कि हो ही जाएगा, लेकिन हिंदी का स्थान, हिंदी को उसका प्रॉपर स्थान मिलेगा। और इसके अलावा हिंदी के जो सम्मेलन होते हैं, हिंदी के पखवाड़े मनाते हैं, वो इसीलिए मनाते हैं कि हम सुदूर जो क्षेत्र हैं, जैसे दक्षिण भारत है, खासतौर पे तमिलनाडु या दूसरे अन्य केरल हैं, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं जहां हिंदी पहुंचाई जा रही है। नॉर्थ ईस्ट में तो लगभग सभी जगह हिंदी सरकारी कामकाज की भाषा भी है और दूर दूर तक लोग गांव में समझ लेते हैं, हिंदी थोड़ी बहुत जानते हैं। मैंने मेघालय, अरुणाचल में तो बिल्कुल समझ लेते हैं। मेघालय के बहुत कहने चाहिए दूरस्थ जो क्षेत्र हैं वहां जाके देखा तो हिंदी बोली, समझी। इवन छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो भी हिंदी में बात करते हैं, जबकि वो लोकल वहां के स्थानीय लोग हैं। मेघालय मैंने देखा तौर पर, नागालैंड में भी जहां थोड़ा ज्यादा ध्रुव स्थितियां हैं कि हिंदी कैसे पहुंचेगी, वहां भी हिंदी है। मणिपुर में भी है, त्रिपुरा, असम में तो खैर है ही, असम में तो कोई, असम में चूंकि यहाँ के लोग भी काफी बसे हुए हैं। अंडमान निकोबार में भी पूरी तरह हिंदी है। और अब जो स्थितियां बनी हैं उसमें मैंने मैं चूंकि रेलवे की राजभाषा समिति में रहा हूं, तो मैंने वहाँ हिंदी सलाहकार समिति जो होती है, तो मैंने जानबूझकर ऐसे क्षेत्र लिए थे, गा क्षेत्र लिए थे जहां हिंदी नहीं बोली समझी जाती है। वो 3 कैटेगरी होती हैं। पहली का, जहां हिंदी पहले से ही बोलचाल की भाषा है और सामान्य जन हिंदी समझ लेता है। और फिर होती है खा क्षेत्र, जहां हिंदी कुछ लोग समझते हैं, कुछ नहीं भी समझते हैं दूरस्थ क्षेत्रों में। तीसरा गा, जहां बिल्कुल हिंदी नहीं समझी जाती। तो मैंने गा संवर्ग जानबूझ के लिया था ताकि मुझे वहां जा करके बोलचाल के बारे में पता चल सके, लोग हिंदी कितनी समझते हैं। वहां मैंने महसूस किया कि जो प्रचलन की भाषा है, जैसे एक बंगाली कोई परिवार है और एक तमिल परिवार है, वो आपसी बातचीत और अंग्रेजी से नहीं जानते तो हिंदी में ही करते हैं। लेकिन जब कोई हिंदी वाला पूछता है तो उनको थोड़ा ये उनका कहीं ना कहीं हट होता है कि ये तो हिंदी वाले ही तो ज्यादा अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। पर अब जो स्थितियां बनी हैं उनमें ये हो गई कि हिंदी वहां
बोली समझी जाने लगी है। खासतौर पे सीबीएसई बोर्ड का भी कुछ इसमें रोल है, हिंदी फिल्मों का रोल है, दूरदर्शन आकाशवाणी का रोल है। तो कई तरह के जो संस्थान है वो एक अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं और हिंदी उन दूरस्थ क्षेत्रों में जहां माना जाता था कि हिंदी यहां नहीं बोली जाती, नहीं समझी जाती, वहां लोग समझ रहे हैं जी। मद्रास जैसे, जैसे तमिलनाडु का मद्रास जी। है, मदुरई जैसे शहरों में हिंदी बहुत सहजता से बोली जाती है। इसके अतिरिक्त जैसे तमिलनाडु बहुत सी ऐसी जगह हैं जो बड़ी एक तरह से धार्मिक तीर्थ स्थल है, जैसे रामेश्वरम है, या केरल में जो मंदिर है, मैंने पद्मनाभन मंदिर में जो त्रिवेंद्रम में है वहां देखा, या तिरुपति मंदिर जो आंध्र में आएगा वहां देखा। तो एक बार जब मैं पहले गया था 80 के दशक में, तो तिरुपति मंदिर में के जो ट्रस्ट था उसमें हिंदी बोलने में बड़ी दिक्कत आती थी, कोई हिंदी नहीं बोल पाता था, या उस समय तक तो उसका नाम मद्रास ही होता था। अब तो चेन्नई जिसका नाम है, पहले उसका नाम मद्रास था, वहां भी लोग हिंदी नहीं बोलते थे। यही हाल तिरुवनंतपुरम में था। लेकिन अब जब मैं जाता हूं तो चेन्नई हो, तिरुपति हो या त्रिवेंद्रम हो, यानी तिरुवनंतपुरम हो, हिंदी बड़ी सहजता से लोग बोलते हैं। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं प्रयास जो है हमारे फलीभूत हो रहे हैं और वहां हिंदी वहां भी पहुंच रही है। अब जो खा कैटेगरी थे, जहां पे मतलब जिस खास श्रेणी वाले प्रांत जहां हिंदी बोली समझी जाती है लेकिन बहुत दूरस्थ इलाकों में नहीं समझी जाती, जैसे बंगाल है, जैसे उड़ीसा है, जैसे पंजाब है, या महाराष्ट्र के दूर दराज के गांव हैं, पर वहां भी हिंदी अब पहुंच गई है। बंगाल में तो हिंदी बहुत ही कहना चाहिए, कलकत्ता को छोड़ दीजिए, कलकत्ता तो पहले भी हिंदी वाले वहां बहुत ज्यादा थे, लेकिन बंगाल के दूसरे जो क्षेत्र हैं वहां भी हिंदी बोली जाती है। और जो लोकल वहां के स्थानीय नेता हैं वो भी ये भी बताएं कि हमारे दर्शकों को कि हिंदी का भाषा परिवार और उत्पत्ति तथा विकास की यात्रा क्या है। देखिए, हिंदी का जो भाषा परिवार है वो तो उसकी बोलियां हैं। वैसे तो हिंदी को हम जोड़ते हैं अपनी बोलियों से ही, पृथ्वीराज रासो से भी जोड़ देते हैं। उसके पहले जो गोरख संप्रदाय था वो जो इस भाषा का इस्तेमाल करते थे, और फिर दूसरे बहुत सारे यानी प्राकृत से फिर अपभ्रंश, प्राकृत की अपभ्रंश बोलियां थी, पाली की अपभ्रंश बोलियां, यानी पाली जो बढ़ती गई, प्राकृत आई, प्राकृत से बाद जो भाषाएं डेवलप हुई या जो बोलियां डेवलप हुई, विकसित हुई, वो धीरे धीरे ऐसी बोलियां हुई जो पूरे उत्तर भारत में सभी जगह समझी जाती थी। और चूंकि ये देखिए धार्मिक एक धार्मिक तीर्थ यात्रा भी थी, यानी धार्मिक पर्यटन जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ता था, शंकराचार्य के बाद से बहुत तेजी से शुरू हुई। उसके कारण उत्तर के लोग जाने लगे दक्षिण, दक्षिण के लोग आने लगे उत्तर। तो एक जो भाषा एक अंतर सल्ला है जो जमीन के भीतर बह तो रही है लेकिन हमें नहीं पता वो कैसे बह रही है। तो पहले जब लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे और जो बिल्कुल नहीं खड़ी बोली बोल सकते थे, खड़ी बोली हिंदी जो आज का हिंदी स्वरूप है, तो भी वो काम चलता था उनका। थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ जो पहले से चली आ रही हमारी जो बोलियां थी उनकी बीच अंतर संबंध कोई ना कोई थे। वो अंतर संबंध धीरे धीरे विकसित हुए, उनमें भी कविताएं लिखी गई। भक्ति काल में इन पे जो रचनाएं आई उससे इन बोलियों का दायरा बढ़ा। जैसे अवधी में बड़े बड़े ग्रंथ आए, अवधी में गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस तो ही है, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है, उनका सारा कामकाज है, कबीर जी ने अवधी में भी लिखा है, भोजपुरी में भी लिखा है। तो इस तरह बोलियों का परिवार बढ़ा। ब्रज तो खैर ब्रज तो बहुत विस्तृत बोली थी और वो राज दरबार की भाषा थी। कहां से, यानी आगरा से लगा करके लाहौर तक उसे लोग समझने वाले थे। तो इस तरह जब बोलियां विकसित हुई, फिर इस बीच उर्दू भी आती है, तो ये हुआ कि एक ऐसी जनसंपर्क की भाषा बनाई जाए, डेवलप की जाए, जो हमारे आजादी के बाद हमारे देश की एक राजभाषा बन सके, पूरे देश में एक ऐसा राष्ट्रीय स्वरूप उसका हो जाए कि सब जगह लोग उसको बोलने समझने लगे। तब यह हुआ कि चूंकि आपने खड़ी बोली का भी जिक्र किया, खड़ी बोली हिंदी का जिक्र किया, तो खड़ी बोली हिंदी का गद्य एवं पद्य में प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? देखिए, खड़ी बोली हिंदी का गद्य में जो मतलब सुविचारित प्रयोग शुरू हुआ है वो हम मानेंगे तो भारतेंदु बाबू को मानेंगे, नहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र से, बनारस से शुरू हुआ। उसके पहले हमें गद्य नहीं दिखाई पड़ता। उसके बाद आप देखिए गद्य में पद्य तो था, पद्य तो भक्ति काल से चला रहा है। गद्य में भारतेंदु बाबू के बाद फिर बालकृष्ण भट्ट ने एक प्रदीप नाम का एक पत्रिका भी निकाली। तो इस तरह से हमारा गद्य एक विकसित होने लगा और उसका विकास जो है वो 20वीं शताब्दी तक आते आते बहुत ज्यादा हुआ और कहानियां लिखी जाने लगी हिंदी में।
पहले जैसे विश्वम्भरनाथ शर्मा का लेकर आई कहानी, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी आई थी रक्षाबंधन, ये कहानियां शुरुआती दौर की बता रहा हूँ, कौन पहले कौन दूसरा इसको नहीं देख रहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी आई, उसने कहा था। तो इस तरह से कहानियां विकसित हुई। विनोद शंकर व्यास ने बहुत सारी कहानियां लिखी। फिर हमें प्रेमचंद दिखाई पड़ते हैं। प्रेमचंद ने तो फिर कहानियों का और उपन्यासों का एक बहुत बड़ा काम किया है जो उनको याद रखा जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे विकसित होती चली गई। फिर हिंदी में अमृतलाल नागर हैं, भगवतीचरण वर्मा हैं, राम कुमार वर्मा हैं, असंख्य लोग आ गए। कविताओं में महादेवी वर्मा हैं, ऐसे असंख्य लोग आए जिन्होंने हिंदी के विकास के लिए बहुत बड़ा काम किया। और हिंदी आज एक बहुत समृद्ध भाषा है। और भारत के जो अन्य भाषाएं हैं वो लोग भी चाहते हैं, उनके साहित्यकार चाहते हैं कि उनका किया हुआ काम हिंदी में आए ताकि उसकी व्यापकता समझ में आए। मैं बंगाल में चूंकि रहा हूं तो बंगाली जो कथाकार यानी कहानीकार, बंगाली जो उपन्यासकार हैं, साहित्यकार हैं, वो भी चाहते हैं उनकी रचनाएं हिंदी में आए। बल्कि सुनील गंगोपाध्याय, सुनील गांगुली ने मुझे खुद कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी कविताएं हिंदी में भी आएं, तो वो पूरी समझी जाएगी। तो ये एक बड़ा विकास यात्रा है जो हिंदी इस स्तर पे आज पहुंची है कि हिंदी देश की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा तो है ही, बल्कि अगर दुनिया में जो जोड़ा जाए तो इसको बोलने वाले 70-80 करोड़ के आसपास हैं। क्योंकि हिंदी बोलने और समझने, हिंदी और उर्दू लगभग एक जैसी बोलियां हैं, तो पाकिस्तान के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, नेपाल के लोग हैं, श्रीलंका और भी देश हैं जहां हिंदी बोली समझी जाती। मॉरिशस है, फिजी जहां पिछले बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, जहां लोग हिंदी बोलते समझते हैं। तो इस तरह बहुत उसकी व्यापकता हुई। फिर इंडियन डायस्पोरा जो है, नहीं भारतीय लोग जो हैं, वो कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड, खासतौर मतलब यूके बहुत ज्यादा बसे हुए हैं जो हिंदी बोलचाल आमतौर पर बोलते हैं। बाजारों में हिंदी दिखाई पड़ती है। तो जब कोई भाषा बाजार यानी उसका बाजार में जाती है, बाजार के चलन की भाषा बढ़ती है, तो उसका विकास होता है। अंग्रेजी भी तो इसी तरह फैली थी। तो आज हिंदी बहुत विकसित और बहुत बेहद समृद्ध स्वरूप में है, मैं कहूँगा। ठीक है, हिंदी में कविता, गीत, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि की विकास यात्रा क्या है? मैंने कहा ना कि भारतेंदु बाबू से शुरुआत हम मानते हैं हिंदी गद्य की। कहानियों का विकास जो होता है, कविताओं का तो विकास पहले भी होता रहा। खड़ी बोली हिंदी के जो कवि हैं, वो जो शुरुआती कवि हमें दिखाई पड़ते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने काफ़ी कविताएं खड़ी बोली में ही लिखी हैं। उनका प्री प्रवास आया था। ऐसी बहुत सारी उनकी कविताएं हैं जो विशुद्ध खड़ी बोली में लिखी गई हैं जी। और कहानी तो खैर खड़ी बोली में, कहानी मजे की बात, बोलियों में हमारे पास गद्य नहीं था, इसलिए गद्य जो है वो कहना चाहिए खड़ी बोली से शुरू हुआ जी। बिल्कुल। जैसे हिंदी की जो बोलियां थी, ब्रज है या अवधी है या भोजपुरी है और बोलियां हैं, उनमें गद्य की विकास यात्रा नहीं दिखाई पड़ती। सिर्फ वो भक्तमाल या कुछ भक्तिकाल की रचनाएं हैं जिसमें जो गद्य है वो पद्य जैसा ही है, यानी पोएट्री फॉर्म में है, तो उस तरह प्रोज नहीं दिखाई पड़ता, वो खड़ी बोली में दिखता है। और उसमें शुरुआती कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक थे, फिर प्रेमचंद हैं, फिर अमृतलाल नागर हैं, बहुत लोग हैं। और मजे के बाद हिंदी के इस खड़ी बोली के स्वरूप को विकसित करने में हिंदी के अखबारों का ही बड़ा रोल रहा। खासतौर पे 20वीं शताब्दी में आके जो अखबार निकाले, जैसे बाबूराव विष्णु पराडकर हुए, पराडकर जी थे, सप्रे जी थे, जिन्होंने हिंदी खड़ी बोली के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। और मजे की बात, ये लोग खुद मूल रूप से गैर हिंदी भाषी थे, यानी इनकी जो मातृभाषाएं रही थी दूसरी थी, फिर भी उन्होंने सारा ध्यान हिंदी के विकास पर केंद्रित किया। सर, ये आधुनिकीकरण के इस दौर में अगर बात की जाए तो हिंदी को आप कैसे देखते हैं? आधुनिकीकरण दौर का अर्थ टेक्नोलॉजी में हिंदी कैसे है? देखिए, हिंदी के टेक्नोलॉजी में दौर तो 91 के बाद जब कंप्यूटर देश में आए और जब ये हुआ कि हम थोड़ा सा जो तकनीक की भाषा है उसको हिंदी बनाएंगे, तब ये भी हुआ क्यों ना साइंस हिंदी में पढ़ाई जाए। जैसे मध्य प्रदेश उन राज्यों में था जहाँ मेडिकल की यानी चिकित्सा विज्ञान की भाषा भी हिंदी कर दी गई। तो ऐसे बहुत सी कोशिश की गई कि हम सारे के सारे तकनीकी ज्ञान हिंदी में प्रस्तुत करें। उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी था कि हम अपना जो कंप्यूटर उसका कीबोर्ड हिंदी में फ़ॉन्ट विकसित हो। तो ये भी सब 1995 के बाद शुरू हो गए और कीबोर्ड हिंदी में ही आने लगे। नहीं, आप हिंदी में सीधे कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। पहले फोटो यानी पीटीएस होता था, फोटो टाइप सेटर, जो व्यक्ति जो अखबारों में लोग काम करते हैं वो जानते हैं कि फोटो टाइप सेटर में
अखबारों के टाइप बहुत अच्छा टाइपिंग आती थी, तो वो ट्रेडिशनल यानी परंपरागत टाइपिंग मशीन से ही टाइप होते थे, उनको सेट किया जाता था। बाद में फिर तब तक कंप्यूटर आ गए थे, फोटो टाइप सेटर नाम दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे जब कंप्यूटर और आधुनिक होने लगे, लैपटॉप का जमाना आ गया, तो फिर कीबोर्ड में चाणक्य फ़ॉन्ट आया, मंगल फ़ॉन्ट आया, ऐसे कई सारे फ़ॉन्ट आने लगे और वो धीरे धीरे एक हिंदी एक ऐसे बिल्कुल कंप्यूटर की जानी पहचानी भाषा हो गई। अब हमारे पास जो भी लैपटॉप हो, भले कोई भी लैपटॉप हो, दुनिया के किसी भी कोने बना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम बड़े मजे से अपने मोबाइल से लगा के लैपटॉप सब चीजें हिंदी में कर सकते हैं जी। इसमें बड़ा योगदान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का रहा। लोग हिंदी में लिखते थे तो मोबाइल इस्तेमाल करते थे, मोबाइल इस्तेमाल करने लगे तो फटाफट प्रतिक्रिया देने में हिंदी में लिखने लगे, और उसमें ऐसे ऐसे फॉन्ट है कि सीधे हिंदी में टाइप कर दीजिए। तो ये एक बड़ा उसको लोकप्रिय यानी इस तकनीक को बिल्कुल नीचे तक ले जाने में हिंदी का बड़ा योगदान है। तकनीक विकसित पहले कैसे की गई वो उस पर छोड़ दीजिए, लेकिन तकनीक को जमीन तक ले जाने में, आम जन तक पहुंचाने में हिंदी का बड़ा योगदान है। आज अब पेटीएम मशीनें हैं, गूगल मैप है, लोग रास्ता चलते हैं, अब किसी से रास्ता पूछते नहीं है, गूगल मैप चेक कर लिया, उसमें हिंदी में रास्ता बता देगा, आप हिंदी में बोलते आइए, वो टाइप कर देगा, बता देगा। दुनिया में दूसरे हिस्सों में ऐसे ऐसे लोग काम करते हैं जो वहां की भाषा नहीं जानते, तो गूगल टॉक के जरिए वो एक दूसरे संवाद भी कर लेते हैं। तो इस तरह से जो कंप्यूटर आए, जो इस तरह की आधुनिक चीजें आई, उनमें हिंदी प्रवेश पा गई। सर, आपको क्या लगता है कि हिंदी ने अन्य भाषाओं के साथ कैसा व्यवहार किया? हिंदी का अन्य भाषाओं के साथ रिश्ता, खासतौर पर जो भारत की प्रादेशिक अन्य राष्ट्रीय भाषाएं यानी जो 15 अन्य राष्ट्रीय भाषाएं, उनके साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ता ही है। और वो चाहते हैं, जब वो खुद ही कहते हैं कि हमारी कृतियों का अनुवाद वहाँ के साहित्यकार चाहे बांग्ला के हों, तमिल के हों, देखिए पहले कुछ वर्षों तक हम मानते हैं 60 और 70 के दशक थे, 1960 और 1970 के दशक थे, हिंदी के प्रति थोड़ा सा द्वेष दिखाई पड़ता है। लोगों को लगता है कहीं हिंदी वाले छा न जाए, फिर वो रिश्ता दोस्ताना हो जाता है। सबको समझ में आता है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो आपके साहित्य को दूर दूर तक पहुंचा देगी। तो वो खुद ही पहल करके आगे आने लगे कि हमें हिंदी में चाहिए। आप लोगों को नहीं याद होगा, बताते चलूं, चंदा मामा हमारे बचपन में यानी 1960 के आसपास एक हिंदी की बड़ी लोकप्रिय पत्रिका आती थी, उसका जो हेडक्वार्टर था वो आज के चेन्नई यानी मद्रास में था, और उसके संपादक भी दक्षिण भारत के रहे जी। हिंदी के शुरुआती विकास यात्रा में गुजराती यानी स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी और बहुत से लोग थे, महाराष्ट्र के लोग थे। तो ऐसे लोग थे जो हिंदी भाषी इलाके से नहीं थे। दक्षिण भारत के रागे राघव एक बहुत बड़े, अभी उनकी पुण्यतिथि थी 3-4 दिन पहले, रागे राघव तेलुगु भाषी थे, अमृतलाल नागर जी गुजराती भाषी थे, बहुत सारे जो पंजाबी भाषी साहित्यकार थे, तो वो आए, उन्होंने हिंदी के विकास में योगदान किया। तो हम मानते हैं कि हिंदी शुरुआती विकास तो अमृतलाल मित्र सरीखे बंगालियों ने किया अखबारों में। तो हिंदी के विकास में जितना योगदान हिंदी प्रदेश का है, उससे ज्यादा योगदान तो हिंदी के अलावा दूसरे प्रदेशों का है। सर, लेकिन अगर बात की जाए परिष्कृत हिंदी और हिंदुस्तानी में, तो क्या भेद आप देखते हैं? देखिए, परिष्कृत हिंदी एक शासकीय शब्दावली है जी। मैं जो बोली बोल रहा हूँ, जो मैं इस समय भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ, उसमें उर्दू भी है, हिंदी भी है, बहुत सारे शब्द उसमें दूसरी भाषाओं के भी हैं। तो जो आम फहम भाषा है, जो प्रचलन में है, वो हिंदी या हिंदुस्तानी है। दोनों में कोई बेसिक बुनियादी फर्क नहीं है। दोनों की जो व्याकरण है वो समान है। जो असली भेद होता है वो व्याकरण से होता है। व्याकरण समान है, शब्द भंडार में हमें दूसरी भाषाओं के शब्द लेने पड़ते हैं। ये मजबूरी इसलिए होती है, देखिए अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द, अंग्रेजी आज दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए भी कि अमेरिका जैसे देश उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो अमेरिका चूंकि दुनिया भर में व्यापार के मामले में सबसे समृद्ध है, इसलिए वो बाजार की भाषा भी है। तो जब बाजार की भाषा होती तो हमें सरल शब्द ग्रहण करने पड़ते हैं, वो जो आम बोलचाल में बोले जा रहे हैं। कुर्सी, मेज, ये पुर्तगाली शब्द लेकर हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से आए, हमने ले लिए। तो इसको आप हिंदी कहें या हम हिंदुस्तानी कह दें, और परिष्कृत हिंदी का अर्थ अगर लिया जाए कि सिर्फ संस्कृत निष्ठ हिंदी होगी, तो इतनी वो क्लिष्ट हो जाएगी कि वो आम लोगों को समझ नहीं आएगी। हालांकि उसका एक लाभ भी है, ये मैं बताता चलूँ। उसका लाभ ये है कि चूंकि वो संस्कृत से उसमें कई शब्द जो है संस्कृत के हैं, और हिंदी के बाहर की जो हिंदुस्तान भारतवर्ष में जो हिंदी क्षेत्र के बाहर के लोग जो भाषाएं बोलते हैं, उनमें संस्कृत शब्दावली बहुत है। तमिल को छोड़कर बाकी आप देखिए, लेकिन तमिल में भी बहुत सारे ऐसे हैं, आनंद, कल्याण जैसे शब्द हैं,
शादी ब्याह में शायद कल्याण बोला जाता है, तो वो एक तरह से शुभ का संकेत है। मलयालम में तो पूरी पूरी संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं, उसी तरह तेलुगु में शब्द हैं, बंगला तो पूरी संस्कृत, कहने तो ये संस्कृत मूल की भाषा है। तो संस्कृत से निकली हुई जो बोलियां थी वही तो बाद में हिंदी बनी, या अपनी अन्य जो हिंदी के करीब की प्रादेशिक भाषाएं वो बनी। तो वो रिश्ते भी अच्छे हैं, और संस्कृत निष्ठ भाषा का मतलब है ऐसी हिंदी जो हमें दूसरे प्रदेशों में लोकप्रिय बनाती है। हिंदुस्तानी का मतलब है वो भाषा जो हिंदी प्रदेशों के आम जो लोग हैं बिल्कुल निचले स्तर पे जाके वो बोलते हैं, जो हम गांव की बहुत सारी बोलियां दूसरे भाषाओं के शब्द ग्रहण करते हैं, हिंदुस्तानी है। क्योंकि आपका पूरा पृष्ठभूमि जो रहा और पूरा आपका जो जीवन रहा वो पत्रकारिता में बीता, तो पत्रकारिता और हिंदी आप कैसे विवेचित करना चाहेंगे? देखिए, हिंदी पत्रकारिता इसलिए भी कि खासतौर पे 1960 और 70 के बाद ये दौर शुरू हुआ कि पत्रकारिता में पहले अंग्रेजी का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, उसको हटाने के लिए उसका विकल्प हिंदी ने लिया। तो उस समय तक जो ज़्यादातर रिपोर्ट्स आती थी, जो भारत के बाहर या भारत के दूसरे प्रांतों से जो रिपोर्ट्स आती थी वो अंग्रेजी में आती थी। पीटीआई या यूएनआई जैसी जो एजेंसी थी जो उनको जारी करती थी, जो समाचार एजेंसियां थी जो जारी करती थी, तो वो अंग्रेजी में जारी करती थी, हम लोग उनका अनुवाद करके उनको हिंदी में ले लेते थे। या जैसे मैं जनसत्ता में था तो जनसत्ता में इंडियन एक्सप्रेस का अखबार था, तो जो दक्षिण भारत से जो खबरें आती थी और दूरस्थ इलाकों से जो खबरें आती थी वो अंग्रेजी में होती थी, हम उनका अनुवाद करने लगते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हमारा प्रसार बढ़ा और हमारे खुद अंग्रेजी के लोग हमारे पास आने लगे कि भाई इसका असर ज़्यादा है, तो हमारे संवाददाता दूर दराज के इलाकों में रखे गए। जैसे कलकत्ता से अखबार निकला, बम्बई से अखबार निकला, तो इस तरह से विकास हुआ। और धीरे धीरे हिंदी जो है, फिर समाचार जो एजेंसियां थी यूएनआई और पीटीआई, उन्होंने भी अपने हिंदी में लाने शुरू कर दिए। पीटीआई का भाषा हो गया, यूएनआई का यूनिवार्ता हो गया। तो इस तरह हिंदी विकास में आती गई और हिंदी चलन में आती गई। आज तो हिंदी पत्रकारिता में सबसे ताकतवर भाषा है। खासतौर पे ये जो टीवी मीडिया आया है, यानी दूरदर्शन और सब दूसरे जो न्यूज़ चैनल हैं, उन्होंने हिंदी को और सर्वग्राही बना दिया है। और हिंदी का क्षेत्र अब तो हिंदी एक तरह से कहना चाहिए पत्रकारिता में, चाहे अंग्रेजी की ही पत्रकार क्यों ना हो, उसके लिए भी हिंदी जरूरी हो गई है। जी सर, क्योंकि अगर जनता से संवाद करना है तो हिंदी। सर, अगर बात शिक्षा की जाए तो देश को नई शिक्षा नीति मिली जिसमें मातृभाषा में शिक्षा देने को प्राथमिकता दी जा रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? ये एक अच्छी पहल है कि हम बच्चा उस पर शुरुआत में ही ऐसा विदेशी या बाहर की भाषाओं का ज़्यादा बोझ न पड़ने पाए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें उसे सिखाते हैं। गणित है, साइंस है, और दूसरे जो सामाजिक विषय हैं, इतिहास है, भूगोल है, सब सिखाते हैं। तो अगर हम सब कुछ उस पर अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा जोर डालेंगे तो घर में तो जो भाषा बोल रहा है वो तो पता लगा दूसरी है, स्कूल में उसके ऊपर अचानक से बहुत सारा बोझ आ जाता है। तो बाल मन में इसका ज़्यादा असर पड़ता है और कुछ बच्चे तो आगे निकल जाते हैं लेकिन कुछ पिछड़ जाते हैं। इसलिए जो नई भाषा, जो नई शिक्षा नीति में, चूँकि उसमें मैं कुछ सीबीएसई का एक पत्रकारिता का पाठ्यक्रम उसमें हूँ भी, तो उसमें ये सिखाया गया कि कैसे मातृभाषा में बहुत सारी शिक्षा दें, यानी व्यवसायिक शिक्षा भी दें, जो 9वें-10वें शुरू कर दें। 9वें-10वें में जो बच्चा पढ़ता है वो किशोर काल है, और जो शुरुआती पढ़ाई हो मातृभाषा में ही हो। बिल्कुल। सर, मैं अगर हिंदी का अध्येता हूँ या हमारे दर्शक, तो आप किस रचनाकार को पढ़ने की सलाह देंगे? देखिए, अगर हिंदी को पढ़ना चाहे कोई, हिंदी कथा या हिंदी कविता, हिंदी कहानी या हिंदी उपन्यास, तो देखिए उसको हर हाल में शुरुआत तो भारतेंदु बाबू से ही करनी चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के उसके नाटक पढ़ने चाहिए, उनके जो भी उन्होंने लिखा है उसको, नाटक ज़्यादा लिखे हैं। और अंग्रेजों के समय उन्होंने, जब अंग्रेजी ब्रिटिश पीरियड था, तब उन्होंने भारत दुर्दशा नाम का नाटक लिखा था, अवश्य पढ़ना चाहिए। फिर धीरे धीरे और जो विकास यात्रा शुरू होती है तो फिर चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानियाँ हैं या विशंबरनाथ शर्मा की कहानियाँ हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं तो प्रेमचंद आ जाते हैं, और प्रेमचंद बहुत बृहद लिखा है। फिर भगवती चरण वर्मा हैं, और आते आते अमृतलाल नागर हैं, बहुत सारे, धर्मवीर भारती वगैरह हैं। क्योंकि समय कम है, तो सर आखिरी में आपसे आखिरी प्रश्न यही पूछेंगे कि जनसंचार द्वारा हिंदी को कैसे और क्या सहायता मिली? मैं कह रहा हूँ कि हिंदी जो है हमारे पारस्परिक संवाद की भी भाषा है। यानी घर में हो सकता है कि हम कोई और बोली भी बोलते हो, लेकिन जब दो लोग, आपके शहर में देख लीजिए, दो लोग मिलते हैं तो आपस में वो खड़ी बोली में बात करते हैं।
तो जनसंचार यही तो है ना कि हमारा पारस्परिक संवाद कैसा हो, वो खड़ी बोली या हिंदी में होने लगा है। इसलिए पारस्परिक संवाद के लिए नहीं, जनसंचार के लिए हिंदी का रहना बहुत जरूरी है और हिंदी का विस्तार होना भी बहुत जरूरी है जी, और वो हो भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज हिंदी न केवल भारत बल्कि कई देशों में भी पढ़ाई और बोली जाती है। भारत की कई महान हस्तियों और बड़े लेखकों ने हिंदी के महत्व पर अपने महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। भारत के लिए हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत और एकता का प्रतीक भी है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार सर। नमस्कार।